मैं हाल ही में आपके हॉस्पिटल विजिट किया तो मैं सुन रहा था कि कोई एक ऐसा पेशेंट आया हुआ था जो शायद 34 इयर्स का था और वो गुटखे की वजह से उसका मुंह शायद प्रॉपर नहीं खुल रहा था। तो इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हो गए हैं या और आपके क्लिनिक में कितने लोग यानी ख़राब दांतों के साथ जो लोग आते हैं वो कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा आते हैं? ख़राब दांत ने अब जैसा आप पूछे कि गुटखा खाने से मुंह बंद हो जाता है, ये बेसिकली इसके बाद सारे नेक्स्ट वर्जन में कैंसर में तब्दील होने के चांसेस रहते हैं। ये गुटखा, छालिया, पान, अच्छा, जो भी अपन कंज्यूम करते हैं उसमें अपने को फाइब्रस पूरा दांत को मसोड़े पूरे अपने गम्स टाइट होकर मुंह नहीं खुलता है। वो जैसा अगर गुटखा छोड़ दिए वो स्लोली वो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है मुंह खोलने के लिए, और इसके बाद के स्टेजेस कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि गुटखा, छालिया, पान पराग जो भी है उससे दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जैसा माउथ ओपनिंग नहीं है, 2 फिंगर माउथ ओपनिंग जैसा, उसके बाद भी अगर खा रहे तो वो भी बंद हो जाता है। अच्छा। उसके बाद में तकरीबन लोग बोलते हैं मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची का प्रॉब्लम हो रहा है। उसका लेना ट्रीटमेंट है, लेकिन वो जब तक आप बंद नहीं करें कोई ट्रीटमेंट करके मतलब नहीं है। तो गुटखा, सिगरेट वगैरह यानी अगर रिस्क फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले को होता है ये चीज़ें या कम वाले को भी हो सकता है? कम वाले को भी होता है, अपने बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर है वो। अच्छा। कभी कम भी लिए 1 साल, 2 साल, 4 साल में भी हो जाता है, कभी किसी को 15-20 साल में भी नहीं होता है। अच्छा। वो डिफर्स बॉडी इंसान को अलग अलग। और जब किसी मरीज़ का मुंह नहीं खुलता है तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होती होगी, वो किस तरह इलाज होता है ऐसे लोगों का? इलाज तो बहुत मतलब उसके सर्जरीज है, लेकिन सर्जरी से पहले अपन सबसे पहले गुटखा छोड़ना है। गुटखा छोड़ के फिर माउथ एक्सरसाइज करना है, और प्लाजेंटल वो थोड़े इंजेक्शंस भी आ गए और देते, लेकिन उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ज़्यादा बेहतर है कि जितना भी गुटखा जो भी ले रहे वो रोक दिए, ज़्यादा बेहतर है। बंद होने के बाद में वो खुलने के लिए सालों साल लग जाता है, लेकिन अच्छा, पूरा मुँह फिर वापस नहीं खुलता है। थोड़ा 1 सेंटीमीटर एक 1 फिंगर 1.5 फिंगर माउथ ओपनिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है छोड़ देने के बाद। एक और सवाल जो शायद हमारे समाज के बारे में कोई पैगाम भी दे से कि आपके मरीज ज़्यादा मर्द होते हैं या ख़वातीन होती हैं? आमतौर पे दांतों के मसाइल मर्दों को ज़्यादा होते हैं या ख़वातीन को? हाँ, ऐसा नहीं है सब, लेकिन क्या है आजकल ब्यूटी कॉन्शियस लड़कियां ज़्यादा हैं, तो यंग एज में लड़कियों का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट के लिए जो दांत ऊंचे दांत है वो लोग यंग एज से आ जाते हैं। अमूमन दोनों सेम प्रॉब्लम होता है ऐसा। तो आपका जो शोबा है डेंटिस्ट्री का, आप उसको ज़रूरत में शुमार करेंगे या एस्थेटिक्स में है ये आता है? पहले ज़रूरत है, बाद में एस्थेटिक्स। डॉक्टर साहब, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत सारे मिथ्स हर मौजू के बारे में पाए जाते हैं। तो आई एम श्योर कि दांतों के बारे में भी बहुत सारे खास डेंटल केयर के बारे में कुछ मिथ्स होंगे, तो इस ताल्लुक से आप कुछ बताना चाहिए। तकरीबन सब बोलते हैं कि दांत निकालने से आँख पे असर हो जाता है, आँख पर असर हो जाता है, ये दांत नहीं निकालना है, और ये सारे। और दांत क्लीनिंग के लिए भी बेसिकली दांत क्लीनिंग के लिए जो भी आते हैं उन लोगों का ये सोच है कि दांत लूज़ हो जाते हैं, दांतों के अंदर गैप आ जाता है और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मेरे दांतों को टच मत करो, क्लीन नहीं करना है। वो बेसिकली जो भी पेशेंट्स बोल रहे हैं वो एकदम सही है। अच्छा। उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। दांत उसकी जो थिकनेस होती है कम हो जाती है? नहीं, थिकनेस कम नहीं होती, लूज़ हो जाते हैं, दांतों के अंदर मैल जो है उसके अंदर वो हटना, वो गैप आ जाता है और सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा। लेकिन किसको आता है 40, 45, 50 साल तक दांत कभी क्लीन नहीं करवाते, जिसके अंदर दांतों के अंदर सारा मैल जम के वो मसोड़ों को और हड्डी को खा जाता है। अब वो अंदर सारा पीप भरा हुआ है, अगर वो साफ़ करने से सेंसिटिव हो जाते सही है, दांत जैसा मैल में पकड़े हुए, जैसा मैल हटा दिए तो दांत लूज हो जाते हैं। अच्छा। वो भी सही है, लेकिन करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है, थोड़ा थोड़ा पीप पेट में जा रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में अगर आप स्केलिंग करवा रहे, क्लीनिंग करवा रहे, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आता है। 40-50 साल के बाद, 60 साल के बाद आते हैं वो, जिसके अंदर पूरा मैल जमा हो रहता है। वो मैल का मतलब क्या है, टोटल इन्फेक्शन, उसके अंदर पीप भरा हुआ है, वो जैसा वो रहना, वो निकालना ज़रूरी है। अब वो निकाले तो दांत लूज हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, गैप आ जाता है,
कुछ लोगों को सिर्फ गैप आ जाता है, गैप आना उनसे वो जैसा मैल हटा दिए वो गैप आ जाता है, वो गैप ऐसे ही मेंटेन करना है, फिर गैप को मैल से फिलअप नहीं होने देना है। जी। फ्लॉसिंग्स, वाटर फ्लॉसेस, ब्रशिंग टेक्निक ये सारा करके वो मेंटेन करने से अच्छा है। लेकिन अब 6-8 महीने में अगर साल में अगर आप क्लीन कर लिए तो ये प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं आता है। डॉक्टर साहब, रिश्तों में, दोस्त में या रिलेशनशिप्स में एक संगीन मसला मैं नोट कर रहा हूँ आजकल, बैड ब्रेथ का मसला है, और उसकी वजह से मैंने देखा है दोस्ती ताल्लुकात भी टूटते हुए देखे हैं, रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों होता है और इसका हल क्या है, और एक बार जब प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे कैसे दूर किया जाए? हालिडोसिस है, पहले दांतों का सड़न की वजह से दांतों के बीच में जो भी फंसा हुआ है क्लीनिंग करता है, उसके बाद में आता है अपना ज़बान भी क्लीन रखना है। तकरीबन लोगों को सिर्फ दांत साफ़ करने से नहीं, ज़बान भी क्लीन रखना है। उसके बाद अगर ये 2 भी ठीक होने के बाद में उससे टॉन्सिल से भी होता है। अच्छा। ये 3 अगर रूल आउट हो गए तो मैदे की प्रॉब्लम गर्मी की वजह से फिजिशियन को कंसल्ट करना रहता है। अच्छा। ये सारी चीज़ें। तो ये आपसे ज़्यादा फिजिशियन का मसला है? पहले दांत, अच्छा, पहले टंग, उसके बाद में ENT अपना थ्रोट का दिखाए, उसके बाद में अगर बेसिकली बहुत सारे लोगों को दांत साफ़ करे, ज़बान साफ़ करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बावजूद नहीं हो रहा तो फिर अपने को डॉक्टर साहब, आपका जो क्लिनिक है इंडियन डेंटल स्पेशलिटीज़, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका ताल्लुक़ एक डेंटिस्ट ख़ानदान से है, बहुत सारे लोग आपके ख़ानदान में डेंटिस्ट हैं, तो कुछ अपने ख़ानदान के बारे में बताइए, और ये बताइए कि आपका इंडियन डेंटल स्पेशलिटीज़ दूसरे डेंटल क्लिनिक से किस तरह अलग है, मुख्तलिफ है? जी, घर में तकरीबन डेंटिस्ट है, मेरी वाइफ डॉक्टर तहसीन वो डेंटिस्ट है, और भतीजे भतीजियाँ और भाई सब डेंटिस्ट है। MD सारे जितने भी दामाद भी है 2-3 वो लोग भी डेंटिस्ट है, जैसा भाइयों के दामाद है जी। सारे स्पेशलिटी है घर के अंदर। अच्छा। 8 स्पेशलिटी होते हैं डेंटल में। अच्छा। तो सारे स्पेशलिटी कौन से होते हैं वो भी बता दीजिए। हाँ, बेसिक 8 डेंटल स्पेशलिटी है। अच्छा। एक आपका दांत, ऊंचे दांतों को ट्रीट करने के लिए आर्थोडोंटिस्ट है, जी। और उसके बाद प्लास्टोडोंटिस्ट जो दांत बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग दांतों को बनाते हैं, और प्लास्टोडोंटिस्ट है प्रिपरेशंस करे, एस्थेटिक्स करे और अपना स्माइल डिज़ाइनिंग करे, ये प्लास्टोडोंटिस्ट है। गम्स का प्रॉब्लम जब आए तो पेरियोडोंटिस्ट होते, गम्स के लिए होता है। अच्छा। वो अमूमन अपना दांत गम्स के अंदर ही रहते हैं वो, और रूट कैनाल जैसा जी। आपके दांत को करे थे परसों में रूट कैनाल, वो एंडोडोंटिस्ट है। अच्छा। ये सारे और भी 2-3 नॉन क्लिनिकल है। अच्छा। अभी इम्प्लांट्स का भी है, अलग अलग स्पेशलिटीज है। मेरा ये सवाल तो अधूरा रह गया कि इंडियन डेंटल स्पेशलिटीज़ दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है? हाँ, दूसरों से अलग तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हर पेशेंट का कंफर्टेबल, आपका ब्यूटीफुल स्माइल, हम ये चाह रहे हैं कि आपका ब्यूटीफुल स्माइल होना है और पेनलेस डेंटिस्ट्री होना है। और अमूमन सारे स्पेशलिटी वर्क होते हैं, जिसका स्पेशलिटी काम वो लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आपको जैसा बताया स्कैनर से डिजिटल डेंटिस्ट्री है, AI है, AI आ गया अभी हमारे पास में, AI भी है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, और CBCT 3 डायमेंशनल एक्सरे, OPG 2017 में हम OPG लेके आ गए ओल्ड सिटी के लिए। मतलब तकरीबन यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर को भेजना पड़ता था पहले। अच्छा। अभी अपने पास इन हाउस है। अच्छा। तो पेशेंट एक बार अंदर आ गया तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तकरीबन डेंटल का आपको एक्सरेस, 3 डायमेंशनल एक्सरे सारे यहीं पे हो जाते हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन हाउस एवरीथिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। देखो, आपने AI का जिक्र किया, आजकल हर जगह AI का चर्चा है, तो AI कैसे हेल्प कर रहा है आपको? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़े कंप्यूटराइज आ गए। आप अगर एक बार स्कैन के सामने अगर ठहर गए तो आपके उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अच्छा। क्या क्या उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी वो बता दे रहा है। जी। आप एक 2 मिनट अगर आप टाइम स्पेंड कर दिए उसके सामने, आपके फ़ोटोज़ ले लेता है वो, ले लेके उसमें अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये बता दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि TV 99 TV के नाज़रीन को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा,
और मेरी नेक तमन्नाएं हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें बिखेरते रहें, उनकी मुस्कुराहटें और बेहतर बनाएं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।